Hello students, so today I am going to teach our next chapter that is called joint stock company. सबसे पहले what is the meaning of company? Company is an artificial person created by law for some purpose where the capital is divisible into parts known as shares. Basically company क्या है, एक artificial person है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो जस्ट एक बिल्डिंग है. सो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया है बाय लॉ फॉर सम पर्पसेस. क्या पर्पसेस होते हैं? प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. वेयर द कैपिटल इज डिविजिबल इनटू पार्ट्स, जिसमें क्या किया जाता है, जो कैपिटल्स लगती है कंपनी के अंदर, वो जो कैपिटल हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में जब वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स. मैं आपको डिटेल में बताती हूँ शेयर्स होते क्या हैं. बेसिकली क्या होता है, शेयर एक पेपर फॉर्मेट होता है, ठीक है. एक पेपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लीगल स्टम्प्स लगी होती है, वो प्रॉपर रजिस्ट्रार होता है. जब भी किसी कंपनी का, सपोज करो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब इसको फंड चाहिए, उसको पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी. जब भी कंपनी इसको फंड रेज करना तो वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है. अब शेयर क्या है, एक पेपर फॉर्मेट है, वो पब्लिक को इशू करेंगी, पब्लिक उस पेपर फॉर्मेट को खरीदेगी और उसके बदले कंपनी इसको क्या करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है. एक पेपर के फॉर्म में होता है वो, पर उसके ऊपर लीगल स्टम्प्स वगैरह लगी होती है जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है. सो वो होता है शेयर. द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड, और जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है. अगर किसी ने नहीं पता तो वो देख सकता है. नेक्स्ट, characteristics. First, company is a legal person. कहते company is an artificial person in the eyes of law, so it is also known as legal person. company क्या है, एक लीगल पर्सन है, क्योंकि इसमें जो भी आप कंपनी के अंदर कोई भी काम करोगे, एक कंपनी तभी जो है सर्वाइव कर पाती है जब वो लॉफुल बिजनेस करती है. बट इज़ लॉफुल बिजनेस वो बिजनेस जो लीगल नहीं है. और अनलॉफुल बिजनेस क्या होता है, अगर आप ड्रग्स वगैरह का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, गलत फ्रॉड कर रहे हो, तो वो होता है अनलॉफुल बिजनेस. लेकिन जो लीगल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, तो वो क्या करेगी, सिर्फ लॉफुल बिजनेस कर सकती है, अनलॉफुल बिजनेस नहीं कर सकती. सेपरेट एंटिटी. सेपरेट एंटिटी में क्या होता है, बेसिकली इसमें इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट है और जो उसका ओनर है वो सेपरेट है. पर अब ऐसे कैसे हो सकता है, देखो कंपनी तो एक बिल्डिंग है ना, तो फिर वो सेपरेट कैसे हो सकती है, उसकी सेपरेट एंटिटी कैसे हो सकती है. तो उसकी सेपरेट एंटिटी कैसे है, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको चला रहा है, उसके शेयर होल्डर्स उसको चला रहे हैं, ठीक है. अब एक लड़का है राम, ऑनर है, वो उस कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का एबीसी लिमिटेड का, जो चलाता है, क्योंकि कंपनी खुद तो चल नहीं सकती, ठीक है, उसके में अंदर कोई एक बंदा आएगा तो काम करेगा ना. अब वो राम जो है उसको चला रहा है. सपोज करो आप, उसने कंपनी के लिए 50,000 की मशीनरी खरीदी, कंपनी के लिए खरीदी है, कंपनी के काम के लिए 50,000 की. तो अब जो ये मशीन का बिल काटा जाएगा, ये किसके नाम पे काटा जाएगा, एबीसी लिमिटेड के नाम पे काटा जाएगा, राम के नाम पे नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो जो एसेट आपने खरीदा है मशीन, वो आपने कंपनी के लिए खरीदा है. लेकिन अगर वो जो राम है अपने पर्सनल घर के लिए अगर अपने वो मशीन खरीदता है, तो फिर वो बिल किस नाम से काटेगा, राम के नाम से काटेगा. इस पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि ये सेपरेट एंटिटी है. ऐसे सेपरेट नहीं है, काम कंपनी तो एक बिल्डिंग है, काम तो उसका ओनर ही करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही काम करेंगे. लेकिन जब अगर बिल्डिंग की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेपरेट एंटिटी इस पॉइंट पे बोला है कि उसकी अलग से बिल काटा जाएगा, इनवॉइस होंगे, और अगर पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ कर रहे हैं तो उसका नाम से अलग बिल काटा जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन. The company is an independent legal entity and so remains completely unaffected by death, insolvency and insanity of shareholder. अब इसकी क्या होती है, perpetual succession होती है. कहने का बात है कुछ भी हो जाए कंपनी बंद नहीं होगी. कंपनी बंद तभी होगी या तो उसको 10-12 साल से कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं, या फिर उसने कोई फ्रॉड किया, तभी वो कंपनी बंद होएगी. किसी की डेथ होने से कंपनी बंद नहीं होएगी. जैसे सोल प्रोप्राइटर है, अकेले बंदे का बिजनेस है, अगर अकेला बंदा मर जाता है तो चलो जी बिजनेस खत्म. लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी 100-200 साल ऐसे ही चलती रहती है, पर्सन आते रहते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन कंपनी बंद नहीं होती, उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, ठीक है.
Transferability of shares. The shareholder of the company are free to dispose of their holdings or any part of their. Every shareholder can transfer his share to another person. अब इसमें कंपनी में क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफरेबिलिटी होती है, कॉमन सील होती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल person and it competent to enter into contract but it does not have physical existence. कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, ना वो साइन कर सकती है किसी डॉक्यूमेंट पे पर्सनली। एवरी कंपनी मस्ट हैव अ सील विद इज नेम। देखो क्या है कॉमन सील का मतलब क्या है, उन्होंने बोल ही दिया कि कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, कंपनी खुद हाथ से थोड़ी साइन कर सकती है, उसके हाथ पैर थोड़ी हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने एक स्टंप बनाई हुई है, लीगल स्टंप कंपनी के नाम की। कभी भी कोई काम करना है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन करना है तो उधर कंपनी के साइन हो गया, कंपनी खुद तो कर नहीं सकती, तो वहाँ पे उस कॉमन सील उस स्टंप का यूज़ किया जाएगा जो कंपनी की लीगल स्टंप बनी हुई है, कॉमन सील बनी हुई है किसी भी डॉक्यूमेंट पे स्टंप लगाने के लिए, साइन करने के लिए, अप्रूवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। व्हाट इज़ वॉलंटरी? वॉलंटरी का मतलब होता है स्वे इच्छित, अपने मन से। जब आप कोई काम अपनी मर्जी से करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, ठीक है। जो कंपनी है वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, मतलब उसके अंदर जो जितने भी पर्सनस होते हैं वो सारे अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। सारे क्या करते हैं, कोई भी अकेला बंदा कहते कभी भी कंपनी नहीं फॉर्म कर सकता, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए। और जो भी है पब्लिक कंपनी है, 2 तरह की कंपनीज होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए मेंबर्स, और प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को बनाना कैसे, उसको मतलब कि इस्टेब्लिश कैसे करना है, इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। अ कंपनी कम इज टू एग्जिस्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को बनाने में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि कम से कम 1 ईयर लग जाता है उन फॉर्मेलिटीज़ को प्रॉपर पूरा करने में, और वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कौन करता है, वो प्रमोटर होता है, ठीक है। देखो अब पहले हमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाना पड़ता है कि कितनी जगह से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और जब एट लास्ट जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर होता है आपने क्या करना होता है, इशू करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है जिस डेट से, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको 10 अक्टूबर को मिला है तो 10 अक्टूबर से ही आपकी जो है कंपनी स्टार्ट होएगी काम करना, वो उसी दिन वो रजिस्ट्रार होएगी जिस भी ऑफिस के अंदर आपने रजिस्टर कर। कितने सारे ऑफिस होते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है जिस कंपनी के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन, जिस ऑफिस के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होएगी तो वही आपका रजिस्ट्रार होगा ऑफ कंपनी का, और उधर ही जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अप्रूवल के लिए जाएंगे, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद क्या होता है, बेसिकली छोटे वर्ड्स में अगर बताऊँ तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद आपकी जो कंपनी है वो स्टार्ट होती है। जिस दिन वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उस दिन से आपकी कंपनी जो है एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेगी। Next, diffused ownership. The company has large number of shareholder and scattered far and wide throughout the country. Moreover, there is no limit over the maximum number of member in a case of public company. Thus, the situation is completely diffused in form of organization from the point of view of ownership. अब देखो उन्होंने बोला कि जो लार्ज नंबर ऑफ, अब देखो जो कंपनीज होती है ना इसमें कोई एक ओनर नहीं होता, ठीक है। कंपनी में हु इज़ द ओनर ऑफ कंपनीज, शेयर होल्डर होते हैं ना ओनर्स कंपनी के। जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करी जाता है वो शेयर होल्डर क्या बनी जाता है, कंपनी का ओनर बनी जाता है। तो कंपनी में कभी भी कोई एक ओनर नहीं होता, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा वो सारा क्या होएगा, कंपनी का ओनर होएगा। लेकिन शेयर्स भी देखो 2 तरह के होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जो पर्सन्स इक्विटी शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं कंपनी के रियल ओनर्स, लेकिन जो पर्सन्स जो है कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड। कहते हैं उनकी जो जितनी उन्होंने, अब लिमिटेड अनलिमिटेड में क्या मतलब मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं अनलिमिटेड के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने किसी को 1 लाख रुपीज़ देने हैं, ठीक है। आपकी कंपनी ने किसी पर्सन को, क्रेडिटर्स को 1 लाख रुपीज़ देने हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कंपनी में सिर्फ 80,000 अवेलेबल हैं, तो आपकी लायबिलिटी क्या है,
क्या कहते हैं, आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है आपकी, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 80 ही दोगे। जो 20 का आपके पास नहीं है वो आप नहीं दोगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और आपने किसी का 1 लाख देना, आपके पास 80,000 है, तो बाकी का 20,000 चाहे अपने घर से ला के दो, लेकिन आपको पूरा का पूरा 1 लाख देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आपकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड है, कि जितनी उसके पास अवेलेबिलिटी है, जितने जितने शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उतना उतना देने के लिए ही लायबल है। इस पॉइंट में मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कंपनी को लॉस हो जाता है, 10 लाख का कंपनी को लॉस हो जाता है। अब देखो कंपनी के अंदर 10 शेयर होल्डर्स हैं। अब किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया था, लेकिन कंपनी को ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है, 10 लाख का लॉस हो रहा है। लेकिन जिस जिस शेयर होल्डर ने जितना जितना इन्वेस्ट किया था, वो उतना उतना देने के ही लायबल है, क्योंकि उनकी लिबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं देंगे। ये इस पॉइंट में ये बोला हुआ उन्होंने। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। उन्होंने बोला कि कंपनी के अंदर जो ओनरशिप है वो सेपरेट और मैनेजमेंट सेपरेट। ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर, और मैनेज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सो क्या है, सेपरेशन है, ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला इसका फ़ायदा क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को कॉन्टीन्यूटी रहती है, पर्सन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी बंद नहीं होती, दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट, लार्ज कैपिटल। अब कंपनीज़ में होते हैं, कंपनीज़ में अगर प्राइवेट कंपनी भी है, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदे हो सकते हैं, और पब्लिक में तो अनलिमिटेड कितने भी पर्सन हो सकते हैं, और जितने पर्सनस होंगे उतनी कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सारे के सारे। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि अगर आपने किसी का 1 लाख देना, लेकिन आपके पास 80,000 है, तो आप 80 दे दो, कोई बात नहीं, आपको बाकी का 20 नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर आप अपने शेयर्स किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब क्या है, कि पैसा चाहे शेयर होल्डर लगाता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, पूरे शेयर होल्डर का काम है बस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देने। कंपनी को जो मैनेज करना है और कंट्रोल करना, वो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर का काम बस पैसा लगाना है, उसका काम कंट्रोल और मैनेज करना नहीं है। डिफ्यूज जो रिस्क है, अब जैसे सोल ट्रेडर अकेले बंदे का बिजनेस होता है, तो सारा का सारा जो रिस्क होता है अकेले बंदे के ऊपर होता है, लेकिन जो पूरी कंपनी होती है उसमें जो रिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर बांटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। कैसे, क्योंकि इसमें एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा होगी, आपके पास कैपिटल ज़्यादा होएगी, आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब आपके पास सारा कुछ मटीरियल ही सारा कुछ ज़्यादा है, जो अकेले बंदे का बिजनेस उसमें एक ही बंदा होता है, वो कितना का पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, सभी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंस ज़्यादा होता है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा होती है। ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, इसके ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होता है। लार्ज मेंबरशिप, इसमें मेंबरशिप लार्ज होती है, ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। अब देखो ये बड़ी कंपनी है, तो इनको जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करते हैं, एक्सपर्ट मैनेजर्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को, इनका पूरा। अब जब एक्सपर्ट्स कंट्रोल करेंगे तो वो प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज अनटेप्ड रिसोर्सेज। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मास अपील एंड कैन मोबिलाइज इन लार्ज नंबर ऑफ मच टू कंट्रीब्यूट स्मॉल सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, अदरवाइज दीज फंड्स माइट हैव बीन यूज फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पज। देखो कहते हैं, अब क्या कहते हैं, अब लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं कंपनी के अंदर, तो सभी को क्या बोला जाता है कि अब थोड़ी थोड़ी क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो अंदर कंपनी के। जब सारे बंदे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे और सभी बंदे ज़्यादा जाने ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जब उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे तो वो एक अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, ना कि किसी फालतू प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। जब आपके पास पैसा कम होता है तो आप वही अपॉर्चुनिटी देखते हो जो आपके, जितना आपके पास बजट है कि हमारे बजट के हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, आपका बजट ज़्यादा आएगा, तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिटेबिलिटी।
जो कंपनी है उसके पास क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपनी के पास, क्योंकि उसके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, पूरी रजिस्टर हुई होती है कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर, तो उसको जो है लोन इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट सोशल एडवांटेज। सोशल एडवांटेज बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि लेबर बहुत चीप प्राइस पे मिल जाती है उनको, ठीक है। ऐसे सोशल एडवांटेज बहुत मिलते हैं कंपनी को। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफ़िकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेट। एक जो कंपनी को बनाने में, मैंने आपको पहले बताया कि 1.5 साल लग जाता है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने में, बनाने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बता के वो मैनेज और कंट्रोल नहीं करते। मैनेज और कंट्रोल कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई फ्रॉड ना कर दे, क्योंकि जो कंपनी का रियल इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स है वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उनका तो पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कंपनी का। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखो, ऑनरशिप जो है शेयर होल्डर की, पैसा, ऑनरशिप कौन है? शेयर होल्डर की। पैसा कौन लगा रहा है कंपनी में? शेयर होल्डर। लेकिन मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वही सेम ऊपर वाला पॉइंट है कि इसमें क्या होएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोई भी खराबी करते हैं तो उससे क्या होएगा, कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो कुछ पता ही नहीं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। लैक ऑफ सीक्रेसी होती है। अब शेयर, अगर सोल ट्रेडर इकल्ले बंदे का बिजनेस है तो वो अपने सीक्रेट रखेगा सारे अपने आप हाइड करके, क्योंकि उसके साथ कोई और पार्टनर है नहीं जिसके साथ वो शेयर करे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इसमें कितने सारे पार्टनर्स होते हैं, कितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और सभी ने इक्वल पैसा लगाया होता है, तो कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि वो सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। तो इसमें सीक्रेसी नहीं होती, सीक्रेट नहीं होता। इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। कहते द पॉपुलर सेइंग ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड प्रूव दैट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट public policies according to will and desires of the majority of shareholder, but practically shareholders have no say in companies, so they are at a mercy of a director. Often the director may use of window dressing to satisfy the shareholder. मोटा मोटा बताऊँ तो इसमें क्या बोला हुआ है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो बुकिश लैंग्वेज फॉलो नहीं करनी। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, इसमें क्या बोला हुआ है कि बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनका 2 काम होते हैं। एक तो उनको कंपनी में पैसा लगाना, और दूसरा उनका ये काम होता है कि कंपनी के चेकिंग करते रहना कि कंपनी की इस टाइम पे क्या पोजीशन है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। तो जो कंपनी को मैनेज कर रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो क्या करता है? विंडो ड्रेसिंग करता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करना, ठीक है। जैसे आपके अगर लाइबिलिटीज़ आपकी 5 लाख की हैं, एसेट आपके पास 3 लाख के हैं, तो उसको गलत कर देना, लाइबिलिटीज़ को कम कर देना, एसेट्स को बढ़ा देना, ताकि शेयर होल्डर्स को ऐसा लगे कि कंपनी बहुत अच्छी सर्वाइव कर रही है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को क्या करना? शेयर होल्डर्स को अपनी बैलेंस शीट को विंडो ड्रेसिंग करना, मैनिपुलेट करना शेयर होल्डर्स पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। तो एक ये भी क्या है? डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। जो कंपनी को बनाने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जो वो भी एक डिसएडवांटेज है हमारा। स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इतने सारे बंदे हैं, सभी की राय लेनी पड़ती है कंपनी में, तो एक से पूछेंगे, 2 से पूछेंगे, 3 से पूछेंगे। जब इतने सारे लोगों से कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूछना पड़ता है, तो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते। स्पेकुलेशन होती है इसमें, सट्टेबाजी की जाती है इसमें, ये तो पता ही, ये सारी कंपनीज ऐसे ही करती है, सट्टेबाजी करती हैं, पैसे लगाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किया जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स। द राइट टू मैनेज द कंपनी वेस्टेड टू डायरेक्टर्स। ये कंपनी को मैनेज करने का राइट किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास। और ऑनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स में बेसिकली उन्होंने यही बताया हुआ है, efforts have been made through company law to avoid the frauds। बेसिकली क्या होता है? ऑनरशिप जो होती है शेयर होल्डर के पास होगी, लेकिन मैनेजमेंट किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, चांसेस है कि वो फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल सारा उसके ऊपर है। शेयर होल्डर्स तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो चांसेस है कि वो फ्रॉड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर फ्रॉड हो कंपनी में, तो उससे क्या होता है? कंपनी वाइंड अप होने का, बंद होने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
तो इस पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी होगी एक की पॉसिबिलिटी ऑफ फंड कि फ़ंड जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट करके फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी। अब देखो एक होते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जिन्होंने कंपनी के अंदर कम इन्वेस्टमेंट की होती है वो होते हैं मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जिन्होंने कंपनी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है वो होते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। और कंपनी के अंदर उन्हीं की चलती है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है। तो ये भी जो है क्या कहते हैं, एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट सोशल डिसएडवांटेज क्या है? जब कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी अपना फ़ायदा सोचेगी, सोसाइटी की क्या डिमांड्स है, क्या प्रेफरेंस, उनके ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो वो क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कौन कौन सी टाइप्स की कंपनीज होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉरपोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, बेसिस ऑफ कंट्रोल और बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। जो बेसिकली जब आपको क्लासिफिकेशन आएंगी ना, तब आपने ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे लिख के एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन जब आपको टाइप्स, इधर उन्होंने ऐसे नहीं लिखा हुआ टाइप्स, लेकिन जो ऑन द बेसिस ऑफ लिख के हम तभी एक्सप्लेन करते हैं जब आपको क्लासिफिकेशन बोला हो। वैसे तो सेम ही होता है, क्लासिफिकेशन भी सेम है, टाइप्स भी सेम है, लेकिन क्लासीफाई, ये जो अलग अलग पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया हो, ये हम तभी करते हैं जब क्लासिफिकेशन बोला, जब टाइप्स बोला हो। फिर हम सिंपल पॉइंट्स भी लिख ले तो कोई बात नहीं होती। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, तो उसके बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनीज होती है? सबसे पहले होती है चार्टेड कंपनीज। ये जो चार्टेड कंपनीज है, ये रिसेंटली टाइम पे नहीं है, ये बहुत पुराने समय पे जो है होती थी चार्टेड कंपनीज। द कंपनीज विच आर फॉर्म अंडर स्पेशल चार्टर रॉयल हेड ऑफ द स्टेट आर नोन एज चार्टेड कंपनी। चार्टर कॉन्फर्स द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑन द कंपनी, डिफाइंस द इम्पॉर्टेंट। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, ये जो पुराने ज़माने में कंपनीज होती थी, जब बैंक्स नहीं होते थे, जब पहले जैसे राजे महाराजियों का टाइम था, तब उस टाइम पे जब क्या कहते थे, बैंक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी कम होती थी, तब ये कंपनीज होती थी चार्टेड कंपनीज। और जब इन कंपनीज ने अपना फंड रेज करना होता था, तो ये किन के पास जाती थी? जब किसी पर्सन ने फंड लेना होता था, जब किसी पर्सन को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो किन के पास जाती थी? इन चार्टेड कंपनीज के पास जाती थी फंड्स लेने। और ये जो चार्टेड कंपनीज़ है, ये ना इंडिया में नहीं थी, ठीक है, ये फॉरेनर कंपनीज़ है, इंडिया की कंपनीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है स्टैट्यूटरी कंपनीज़। स्टैट्यूटरी कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनीज़ होती हैं? जो गवर्नमेंट बनाती है, जिनकी पावर कंट्रोल किनके हाथ में होते हैं? प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट के हाथ में होते हैं, और ये जो है गवर्नमेंट बनाती है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ सकता है, RBI, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वो कंपनी जिसमें शेयर्स की क्वांटिटी लिमिटेड होती है, जिसमें आप लिमिटेड शेयर्स जो हैं इशू कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन द कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड टू द गारंटी फिक्स्ड। कहते हैं वो कंपनी जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी है कि उन्होंने कितना कितना पैसा पे करना है, जितनी उन्होंने गारंटी फिक्स की हुई है, उसके हिसाब से लिमिटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती कि आपने 50 ही देना है, 60 ही देना, जितने लॉस होएगा उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कोई लिमिट नहीं होती इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस के बेसिस पे कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पर्सनस होने चाहिए। और इसमें प्रोहिबिट होता है। प्रोहिबिट मतलब रोक लगी होती है कि आप पब्लिकों को इनवाइट नहीं कर सकते, अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, ठीक है। इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारी शेयर्स खरीदो, वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज कर सकती हैं। पब्लिक कंपनीज में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जो पब्लिक कंपनीज है वो अपने शेयर्स को क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, गवर्नमेंट कंपनीज। कोई भी कंपनी जिसके पास
51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। 51 किसी भी कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट ने 51% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसके शेयर्स 51% से ज़्यादा खरीदे हुए हैं तो वो गवर्नमेंट ही होएगी, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़, नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो गवर्नमेंट कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड तो हैं बट वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इनको बेसिकली नॉन गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो प्राइवेट कंपनीज होती है और गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी, बेसिकली ना दो तरह की कंपनीज होती है। एक होती है होल्डिंग कंपनी, जैसे कर लो कोई भी जैसे होल्डिंग कंपनी होती है जो मेन ब्रांच होती है कंपनी की, ठीक है। जो मेन कंपनी, सपोज करो ABC लिमिटेड कंपनी मेन कंपनी है, ठीक है। अब ABC लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी। अब इसकी ABC लिमिटेड की ना जगह जगह पे ब्रांच है, अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में ब्रांचेज है। तो जो उसकी ब्रांचेज हैं वो क्या है, सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है। एक ही कंपनी की जो मेन कंपनी होती है वो होती है होल्डिंग कंपनी, और उसके अंडर जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या होती है, हमारी सब्सिडरी कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कंपनीज फॉर्म हुई है इंडिया के अंदर, वो होती है इंडियन कंपनीज। और जो इंडिया के बाहर वाली कंपनीज है उनको क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनीज। उसके बाद आ गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, इसमें आपको ऊपर भी सेम पढ़ के आए हैं हम, जिसमें क्या कहते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% होते हैं। ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि इनको फ़ायदे क्या हैं, प्राइवेट कंपनी को एडवांटेज भी बोल सकते हो आप। इजी फॉर्मेशन जल्दी से इजीली बन जाती है। नो प्रोस्पेक्टस, जो पब्लिक कंपनी होती है उनको पहले, जैसे आप कॉलेजेस के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस मिलते हैं ना, वैसे कंपनीज़ के भी प्रोस्पेक्टस होते हैं जो पब्लिक को दिए जाते हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि कंपनी के अंदर क्या क्या है, सब कुछ कंपनी की डिटेल्स लिखी होती है। जो पब्लिक कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द कंडीशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब देखो, शेयर्स में 4 तरीके की चीज़ें होती है। एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट्स होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। कहते हैं जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती जो पब्लिक कंपनीज को होती है। नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दोनों सेम होते हैं। कहते जो पब्लिक कंपनी उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजिंग फ्रेश कैपिटल। प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको कितनी कैपिटल जो है रेज़ करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी की एक लिमिट होती है क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है हमारी लिमिटेड कंपनी होती है ना, लिमिटेड लायबिलिटी होती है उसकी। और नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर जब आपने शेयर इशू करने हैं पब्लिक को तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, आपको कोई भी लीगल मीटिंग, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, आपको कोई लीगल मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती। नो प्रोसीजर बाइंडिंग अप फॉर कन्वेइंग द मीटिंग। द प्राइवेट कंपनी इज द डिस्क्रिशन टू फॉलो एनी प्रोसीजर फॉर कन्वेइंग अ मीटिंग बट इज मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। कहते हैं जो प्राइवेट कंपनी है उसको मीटिंग बुलवाने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ता है, उसका कितना प्रोसेस होता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्वारम। व्हाट इज़ क्वारम? जब मीटिंग्स होती हैं कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ की मीटिंग के अंदर जो है कितने मेंबर्स आ रहे हैं, सब कुछ टोटल मेंबर्स की क्वांटिटी जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वारम। तो कहते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर क्वारम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। रेमुनरेशन होती है सैलरी, डायरेक्टर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कहते हैं इसमें द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 2 होते हैं, वेयर एज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। All the private companies avail the benefit of above mentioned privileges, but the private company which are not subsidiary to the public company avail the additional privileges which are as follow. Consent of, there is no need to file a statement with regard to consent of director to act as a director to buy the qualification shares.
कहते आपको कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी जो है जैसे आप स्टेटमेंट्स बना के देते हो ना, आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी या कोई भी स्टेटमेंट बना के देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर की कंसेंट डायरेक्टर की मंजूरी लेते समय, सपोज करो मैं आपको सिंपल से भाषा में बताती हूँ। जैसे आपने डायरेक्टर है कोई भी, तो कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते टाइम आपको कोई भी फाइल या स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेमोरेशन, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, सेम पॉइंट आ गया। उसके बाद है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एंड इंटरेस्टेड कैन बी पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन रिलेटिंग टू एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स के अंदर इंटरेस्टेड है कि हम भी अपनी राय देना चाहते हैं, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं वो दे सकते हैं। ऑफ अ क्वालिफिकेशन शेयर्स, द रिस्ट्रिक्शन परटेनिंग टू द क्वालिफिकेशन शेयर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। हम जो है क्वालिफिकेशन शेयर्स की, उनको कितने शेयर्स देने चाहिए, कितने शेयर्स नहीं देने चाहिए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डेफर्ड शेयर्स, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनी, डेफर्ड शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए या कितने नहीं होने चाहिए। जैसे कि क्या कहते हैं अपने पब्लिक कंपनीज हो तो उसमें होता है कि 20 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, जो पब्लिक कंपनी होती है उनकी रोटेशन के थ्रू की एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद क्या है उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी डायरेक्टर्स को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। नो नीड ऑफ सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ईच डायरेक्टर, दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें जो पब्लिक कंपनी फॉलो करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ती। नो एज लिमिट फॉर डायरेक्टर, का पब्लिक कंपनी में एक एज लिमिट होती है कितनी एज तक डायरेक्टर काम कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई एज लिमिट नहीं होती। नो रिस्ट्रिक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डायरेक्टर, की कितने डायरेक्टर होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ पर्सन जो प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है? कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती कि हमारे शेयर्स खरीदो, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता, पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको होती है पब्लिक कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी जो होती है, जो है प्राइवेट कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसी टाइम अपना काम शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकती, अपना कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जो है प्राइवेट कंपनी है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी को होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसमें एटलीस्ट 2 होने चाहिए और उसमें एटलीस्ट 3 होने चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बाय रोटेशन प्राइवेट कंपनी में नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी में बाय रोटेशन होती है। रिटायरमेंट की एज लिमिट कोई नहीं होती प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट की एज होती है कि 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वारम ओनली 2 मेंबर्स, कहते हैं प्राइवेट कंपनी में क्वारम करने के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स चाहिए। इसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। राइट ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं अपनी राय देने के लिए, तो उनके पास राइट है प्राइवेट कंपनी के अंदर कि वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ये राइट नहीं है। इशू ऑफ न्यू शेयर्स, अ प्राइवेट कंपनी कैन सब्सक्राइब न्यू शेयर टू एनी पर्सन, अ पब्लिक कंपनी इज बाउंड टू ऑफर न्यू शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। कहते हैं जब भी न्यू शेयर्स इशू करने तो प्राइवेट कंपनी किसी को भी कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, जो उनकी कंपनी में पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को कर सकती है।